आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस बुक से चैप्टर 6 को। टाइटल है द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। मतलब भारत में जो सरकार चलाने का सिस्टम है उसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में दो मेन हिस्से होते हैं, लेजिस्लेचर यानी विधायिका और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। स्टार्टिंग में लिखा है कि नवंबर 1949 को अलादी कृष्णस्वामी अय्यर ने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के दौरान कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान सिर्फ वकीलों का कागज़ नहीं है, वकीलों का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये जीवन को चलाने का एक साधन है और इसका जो स्पिरिट है वो हर समय के हिसाब से नया और ज़रूरी होता है। मतलब संविधान हमारे जीवन को गाइड करता है और बदलते समय के साथ भी इसकी सोच हमेशा जिंदा रहती है। द बिग क्वेश्चन, यहाँ 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, पूछा गया है इसमें कि भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है और यह कैसे बनी है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि पार्लियामेंट के मेन काम क्या है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की क्या क्या रोल्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को यूनियन लेवल और स्टेट लेवल पर कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो बच्चों, ये इंट्रोडक्शन पेज हमें बताता है कि इस चैप्टर में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसके काम, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के रोल और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज को। लिखा है कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स नालंदा विद्यालय से दिल्ली स्कूल ट्रिप पर आए थे। उषा, सुखविंदर, अंजलि, जॉन और फरीदा बहुत एक्साइटेड थे नया पार्लियामेंट बिल्डिंग देखने के लिए, क्योंकि उन्हें नया संसद भवन देखने का मौका मिलने वाला था। यहाँ बच्चे और टीचर के बीच बातचीत हो रही है। बच्चे कहते हैं इट्स नॉट स्क्वायर और राउंड, इट्स लाइक अ सॉफ्ट ट्राइंगल, कि ये बिल्डिंग यानी ये संसद भवन स्क्वायर या राउंड शेप में नहीं है, इसका शेप सॉफ्ट ट्राइंगल जैसा है। टीचर इस पर जवाब देती हैं कि पार्लियामेंट का 3 तरफा डिज़ाइन ये दिखाता है कि हमारी डेमोक्रेसी में बैलेंस यानी संतुलन, इंक्लूसिविटी यानी सबको शामिल करना और पर्पस यानी एक मकसद, ये तीनों शामिल है। आगे लाइन दी गई है कि इस बिल्डिंग में, इस इमारत में ग्रीन कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल हुआ है, मतलब ये इको फ्रेंडली है और ये 30% बिजली की बचत करती है। आगे लिखा है कि अंदर की दीवार कार्विंग से सजाई गई है, इनमें पीकॉक्स, लोटस, ट्राइबल आर्ट, टेम्पल पैटर्न और फ्रीडम फाइटर की झलक दिखाई देती है। आगे भी लिखा है कि ये पार्लियामेंट अंदर से ऐसा लगता है जैसे इंडिया का एक बड़ा म्यूजियम हो। बच्चों ने आगे जाके अशोक एम्बलम भी देखा जो हमारे देश का नेशनल सिंबल है। फिर नए पार्लियामेंट में कई पुराने और ऐतिहासिक सिंबल रखे गए थे। टीचर ने इन्हें देखकर कहा कि बिल्कुल सही, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ना चाहिए लेकिन अपनी जड़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए। अब आते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पर। लिखा है कि भारत की आज़ादी कई लोगों के बड़े बलिदान से मिली। यह लंबे सालों तक कॉलोनियल रूल के खिलाफ यानी ब्रिटिश के खिलाफ स्ट्रगल करने के बाद मिली। अब एक आज़ाद देश के नागरिक खुद अपनी गवर्नेंस, अपनी सरकार के बारे में फैसला ले सकते हैं। हमारे देश के जीवन में इस नए एपोक यानी युग का पहला इम्पोर्टेंट स्टेप था कि स्वतंत्र भारत का संविधान बनाना। यह कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट यानी विस्तृत दस्तावेज ने देश के लिए बुनियादी सिद्धांत, फाउंडेशन प्रिंसिपल्स यानी बुनियादी सिद्धांत तय किए। इनमें सबसे बड़ा प्रिंसिपल था, इनमें सबसे बड़ा सिद्धांत ये था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब यह है कि देश के सभी अडल्ट सिटीजन 18 साल से ऊपर के नागरिकों को वोट का अधिकार मिलेगा, चाहे उनका सोशल बैकग्राउंड या इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जेंडर, रेस यानी जाति या रिलीजन यानी धर्म कुछ भी क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के लोग सीधे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो लोकसभा के मेंबर्स बनती हैं, लोकसभा के सदस्य बनते हैं। इन चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स में से मेजॉरिटी ग्रुप्स यानी जिनको ज़्यादा वोट्स मिलती है वही सरकार बनाती हैं।
पार्लियामेंट गवर्नमेंट की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। इसका काम है कानून बनाना देश के लिए। इसमें यानी पार्लियामेंट में सारे चुने गए रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं और यह गवर्नमेंट के काम को कंट्रोल और गाइड करती है। इसलिए गवर्नमेंट को लोगों की मंजूरी से चलाने वाली माना जा सकता है। 1952 में पहली लोकसभा बनी थी और उसके बाद से अब तक 17 लोकसभा हो चुकी हैं। 18वीं लोकसभा जून 2024 में बनी। आगे नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसमें लिखा है कि इंडिया पार्लियामेंट 3 हिस्सों से बनी है। फर्स्ट प्रेसिडेंट से यानी राष्ट्रपति, लोकसभा जिसे हाउस ऑफ द पीपल या लोअर हाउस कहा जाता है, तीसरा राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट या अपर हाउस भी कहा जाता है। जब पार्लियामेंट में 2 हाउसेस जैसे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं तो इसे बाई कैमरल सिस्टम कहते हैं। बाई का मतलब होता है 2 यानी 2 और कैमरल का मतलब है हाउसेस यानी 2 हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट टॉपिक है लेट्स रिमेंबर। इसमें लिखा है कि इंडिया के लोग लोकसभा के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव सीधे चुनाव से चुनते हैं। यह इलेक्शन यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज यानी मत अधिकार पर आधारित है। मतलब 18 साल से ऊपर हर सिटीजन वोट दे सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, संविधान के अनुसार लोकसभा में मेंबर्स की मैक्सिमम संख्या 550 हो सकती है, 550। राज्यसभा के एमपीज इनडायरेक्टली चुने हुए होते हैं। राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं उन्हें इनडायरेक्टली चुना जाता है। इन्हें इलेक्ट्रोल कॉलेज द्वारा चुना जाता है, जिसके बारे में आपने इससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था। राज्यसभा की सीट्स और लोकसभा की एमपीज की संख्या दोनों ही हर स्टेट की पॉपुलेशन पर आधारित होती है। नेक्स्ट लिखा है डोंट मिस आउट। इसमें लिखा है कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में के कई हिस्से दूसरे देशों के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन का सिस्टम हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी संसदीय लोकतंत्र के लिए इंस्पिरेशन बना, लेकिन इसके साथ साथ हमारे फ्रीडम फाइटर्स और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स यानी संविधान निर्माता के पास अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट, जब ब्रिटिश शासन में था उस समय उन्होंने थोड़ा बहुत ब्रिटिश गवर्नमेंट में हिस्सा लिया था। इस छोटे अनुभव ने उन्हें पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से परिचित कराया, उन्हें इसका अनुभव हो गया। साथ ही हमारे देश की एंशिएंट रिपब्लिक्स यानी प्राचीन गणराज्य भी ज़्यादा भी थी। गांव की पंचायतें जहां बुजुर्ग लोग मिलकर निर्णय लेते थे, यह भी हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। आपने इसे पहले चैप्टर में पढ़ा था। आगे लिखा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, जब संविधान बनाया जा रहा था, तब बहुत सारे डिस्कशन हुई कि भारत की में बाइकैमेरियल सिस्टम यानी 2 सदनों वाली संसद होनी चाहिए या नहीं। यह माना गया कि सिर्फ एक डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस लोकसभा पर्याप्त नहीं होगा उन चैलेंजेस, उन चुनौतियों को संभालने के लिए जिनका सामना इंडिपेंडेंट इंडिया को करना था। फेडरलिज्म यानी संघवाद की स्पिरिट के अनुसार यह महसूस किया गया, फेडरलिज्म के स्पिरिट के अनुसार या भावना के अनुसार यह महसूस किया गया कि एक काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा जरूरी है। राज्यसभा की संरचना और उसके चुनाव की प्रोसेस भी अलग तरीके से बनाई गई है। इंडिया फेडरलिज्म अपनाता है। फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म एक ऐसी गवर्नमेंट सिस्टम है जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच। यह सिस्टम नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता और लोकल इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाए रखती है, संतुलन बनाए रखती है। अब फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, यानी इनका कार्य क्या है। पार्लियामेंट के हर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में एक प्रेसिडिंग ऑफिसर, एक अध्यक्ष होता है। उसका काम होता है कि यह इंश्योर करना, यह सुनिश्चित करना कि बहस, डिबेट्स जो होते हैं और डिस्कशन सही तरीके से हों। लोकसभा के में मेंबर्स एक स्पीकर को इलेक्ट करती हैं।
लोकसभा में मेंबर्स या सदस्य एक स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। स्पीकर का काम क्या है? स्पीकर का काम है सीशंस चलाना, यानी बैठकें चलाना, मीटिंग्स चलाना, मेंबर्स को बोलने की अनुमति देना, डिसिप्लिन बनाए रखना, यह इंश्योर करना कि सारे रूल्स फॉलो हों। राज्यसभा का प्रेसिडिंग ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, वह इसका चेयरपर्सन कहलाता है। आगे डोंट मिस आउट, इसमें लिखा है सेंगोल एक गोल्ड प्लेटेड यानी सोने से मढ़ा हुआ सिल्वर स्कैप्चर यानी चांदी का राजदंड है। इसे 14 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस यानी भारत की आज़ादी के मौके पर जवाहरलाल नेहरू को प्रतीक एक सिंबलिक रूप में दिया गया था। यह ट्रांसफ़र ऑफ पावर का पावरफुल सिंबल था, यानी एक शक्तिशाली प्रतीक था। अब सेंगोल को एक नए लोकसभा भवन में स्पीकर्स चेयर के पास रखा गया है। यह सिंबल है राइटियस रूल, धर्मपूर्ण शासन, और जस्ट रूल यानी न्यायपूर्ण शासन का। सेंगोल अब एक सिंबल है धर्मपूर्ण और न्यायपूर्ण शासक का। सेंगोल की परंपरा चोला पीरियड से चली आ रही है। उस समय इसे नए शासकों को दिया जाता था ताकि उन्हें याद रहे कि सत्ता हमेशा धर्म और राइटियसनेस यानी न्याय के मार्गदर्शन में ही इस्तेमाल होनी चाहिए। सेंगोल के टॉप पर नंदी बैल बनाया है जो न्याय का सिंबल है। फिर है लिखा है कि पार्लियामेंट्री डिस्कशन यानी संसदीय चर्चाएं सबके लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए ट्रांसलेशन सर्विस दी जाती हैं। पहले साइमल्टेनियसली इंटरप्रिटेशन एक साथ अनुवाद 12 भाषाओं में अवेलेबल था। हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, पंजाबी और तेलुगु। हाल ही में 6 और लैंग्वेजेस जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। भविष्य में और भी लैंग्वेज जोड़ने की उम्मीद है। आगे है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कार्यपालिका की जिम्मेदारियां। इसमें लिखा है कि पार्लियामेंट की एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी जिम्मेदारियां होती हैं, यानी यह इंश्योर कराना कि बनाए गए कानून ठीक से लागू हो और सही काम करे। यह उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लेजिस्लेटिव फंक्शन यानी नियम बनाना। यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव फंक्शंस और उसकी पावर को जीवन देती हैं, उन्हें शक्ति देती हैं, उन्हें चलन में इस्तेमाल करने देती है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में ये मेंबर्स शामिल है: द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, द वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एमपीज में से चुना जाता है, दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा से। ये मिनिस्टर कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अब हम पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक है लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट यानी संसद के विधायी कार्य। इसमें लिखा है कि संविधान ने पार्लियामेंट के कुछ मुख्य फंक्शंस तय किए हैं। इन्हें ब्रॉडली 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, सेकंड लॉ मेकिंग, थर्ड है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी और फोर्थ है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। अब हम इन्हें नीचे सेक्शन में अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। इसमें लिखा है लेट्स रिमेंबर में कि आपने पहले डेमोक्रेसी और गवर्नेंस वाले लेसन में पढ़ा था कि पार्लियामेंट के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस क्या हैं। क्या आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को लिस्ट किया और संविधान के अमेंडमेंट यानी संशोधन के बारे में? हाँ, ये सब पार्लियामेंट के बहुत महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिन्हें आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लिखा है कि पार्लियामेंट को सीधे जिम्मेदारी दी गई है कि वह इंडियन संविधान के मूल्य को संरक्षित करे। इसमें शामिल है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज यानी 18 साल के ऊपर सभी को वोट देने का अधिकार के लिए सुनिश्चित कराया जाए, उन्हें जानकारी दी जाए।
लेजिस्लेचर यानी विधायिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यानी न्यायपालिका के बीच सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति का विभाजन का पालन करना। थर्ड है फेडरलिज्म को सुनिश्चित कराना। और फोर्थ है लॉज और पॉलिसीज बनाकर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशकों को सुरक्षित करना। अब है लॉ मेकिंग यानी कानून बनाना। लेजिस्लेचर की सबसे मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ बनाना, नियम बनाना। संविधान ने कानून बनाने के लिए एक इलेबोरेट यानी विस्तृत और सख्त प्रोसेस तय की है। कोई लॉ आमतौर पर एक इंस्ट्रूमेंट से लागू होता है जिसे एक्ट कहते हैं। बिल एक ड्राफ्ट होता है प्रोस्पोर्ड लॉ यानी एक कानून का। इसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। यह एक लंबी और मेहनत वाली यात्रा से गुजरता है और इसके बाद कानून एक्ट बनता है। नीचे दिया गया एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक बिल, एक्ट और फिर लॉ बनाया जाता है। एग्जाम्पल, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसमें लिखा है आगे कि मोस्ट पीपल कॉल मी RTE। आई केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अगस्त 2009 थ्रो द आइडिया बिगन ऑलमोस्ट अ सेंचुरी बिफोर। यहाँ पर RTE की कहानी बताई गई है कि RTE कह रहा है कि लोग मुझे RTE कहते हैं। मैं अगस्त 2009 में अस्तित्व में आया, लेकिन मेरा आइडिया लगभग 100 साल पहले शुरू हुआ था। मेरी जड़ें डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज यानी राज्य के नीति निर्देशक में आधारित हैं। संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि आज़ादी के 10 साल के भीतर मुझे लागू किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा, लाखों बच्चों की एजुकेशन नहीं मिल सकी। 1990 की शुरुआत में किसी ने कोर्ट के आर्गुमेंट किया कि मैं RTE फंडामेंटल राइट का हिस्सा बनूं, खासकर राइट टू लाइफ का, क्योंकि मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए, सार्थक जीवन जीने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ साल बाद पार्लियामेंट ने 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया। इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। 6 साल बाद 2008 में मुझे राज्यसभा में बिल के रूप में रखा गया। इस एक कमेटी ने मुझे ध्यान से स्टडी किया और कुछ बदलाव सुझाए। सबसे बड़ी डिबेट थी फंडिंग यानी पैसा, क्योंकि नए स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स लाखों बच्चों के लिए चाहिए थे जो कॉस्टली थे। लेकिन MP संसदों के सदस्य हैं, उन्होंने 2003 में तय किया कि अब समय आ गया है। 2009 इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट यानी नई सरकार ने इस मैटर को आगे बढ़ाया। अगस्त 2009 में RTE बिल लोकसभा में पास हुआ। फिर मुझे प्रेसिडेंट की असेस्ट मिली, प्रेसिडेंट की स्वीकृति मिली, मतलब स्वीकार किया प्रेसिडेंट ने, और मैं एक एक्ट यानी एक कानून के रूप में लागू किया गया। आज मैंने, RTE कह रहा है कि आज मैंने यह सुनिश्चित किया कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए कानूनी रास्ता मिले, नए स्कूल का निर्माण हो और बच्चों को फ्री बुक और यूनिफॉर्म भी मिल रही है। अब वर्ड हेल्प में यहाँ पर एक साइड बॉक्स दिया गया है बिल के बारे में कि बिल क्या है। बिल बार बार यूज़ हुआ है वर्ड। बिल का मतलब है प्रपोज्ड लॉ यानी कानून का एक ड्राफ्ट। इसे पार्लियामेंट अप्रूव करती है तभी यह कानून बनता है। मतलब एक डॉक्यूमेंट में होता है नियम या ये कानून, और फिर इसे कानून पार्लियामेंट में इसको अप्रूव किया जाता है, तब ये जाकर समाज में ये कानून लागू होता है। तो इसे पहले बिल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है हेडिंग फ्रॉम बिल टू एक्ट द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन द पार्लियामेंट, मतलब कि कैसे एक बिल पार्लियामेंट में पास होकर एक्ट बनता है, एक कानून बनता है। डायग्राम दिया गया है स्टेप ऑफ लॉ मेकिंग का। इसमें लिखा है इंट्रोडक्शन इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कि बिल को पार्लियामेंट में किसी भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, परिचित कराया जाता है। सेकंड है रीडिंग ऑफ द बिल, फिर बिल को पढ़ा जाता है और MPs इसके बारे में जानते हैं।
इसके बारे में समझते हैं। थर्ड है इस रिफर्ड टू स्टैंडिंग कमेटी, मतलब इसके बाद बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जा सकता है। कमेटी बिल का स्टडी करती है, उसकी जांच करती है और सुझाव देती है। फोर्थ प्रोसेस है टेकन अप फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, बिल पर विचार किया जाता है और उसे पास करने के लिए तैयार किया जाता है। फिफ्थ स्टेप है क्लोजिंग बाय क्लोज डिस्कशन एंड अमेंडमेंट वोटेड, बिल की हर धारा पर डिस्कशन होता है, अमेंडमेंट यानी संशोधन यानी कुछ बदलाव पर वोटिंग भी की जाती है। सिक्स्थ है वोट ऑन द बिल, फिर पूरे बिल का एमपीस जो सभी एमपी सदस्य हैं वो वोट करते हैं कि बिल लागू किया जाए या नहीं। फिर है इसके बाद प्रोसेस रिपीटेड इन द अदर हाउस, अगर बिल लोकसभा में पास हुआ तो इसे राज्यसभा में पास कराना होगा और अगर पहले राज्यसभा में पास हुआ तो फिर लोकसभा में पास करना होगा। फिर है एट्थ प्रेसिडेंटल एसेंट, यानी दोनों हाउसेस के पास होने के बाद से पास होने के बाद बिल को प्रेसिडेंट के पास स्वीकार के लिए मंजूरी के लिए भेजा जाता है। नाइन्थ है गेजेट नोटिफिकेशन, जब प्रेसिडेंट उसको एक्ट को लागू कर देते हैं, उसे अप्रूव कर देते हैं तो बिल यानी वह कानून एक्ट बन जाता है, वह कानून बन जाता है और इसे गैजेट नोटिफिकेशन में प्रकाशित किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि हर बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास नहीं भेजा जाता। अब ये भी जान लीजिए कि स्टैंडिंग कमेटी है क्या, इसे यहाँ पर नीले कलर में यहाँ पे शो किया गया है। लिखा है इसमें स्टैंडिंग कमेटी के बारे में कि स्टैंडिंग कमेटी एक परमानेंट कमेटी होती है जिसे एमपी सांसद होते हैं, जिसमें एमपीस होते हैं। एमपीस बदल सकती हैं लेकिन कमेटी बनी रहती है। यह कमेटी सरकार की एक्टिविटीज़ की जांच करती है और सुझाव देती है और सरकार से सवाल भी पूछती है। आगे लिखा है रीडिंग में कि इसका ओरिजिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में से है, इसका ओरिजिन ब्रिटिश पार्लियामेंट से है। पहले बहुत एमपीस अनपढ़ थे, इसलिए क्लर्क बिल को पढ़कर सुनाता था। आज एमपीस खुद बिल को पढ़ते हैं और फिर डिस्कशन होती है। क्लोज, इसमें लिखा है क्लोज मतलब बिल का वह हिस्सा जिसमें उसके स्पेसिफिक डिटेल्स दी जाती हैं। एग्जाम्पल आरटीई की क्लोज बताती है कि यह 6 से 14 साल के बच्चों पर लागू होती है। गैजेट, गैजेट एक ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, इसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन प्रकाशित की जाती हैं। इसके बाद है लेट्स एक्सप्लोर में लिखा है कि एक एक्टिविटी दी गई है आपके लिए, एक छोटा चार्ट बनाइए जिसमें दिखाए कि आरटीई कैसे एक्ट बना और सोचिए अगर आरटीई लोकसभा में पेश किया गया जाता है तो उसका प्रोसेस कैसा होता है। डोंट मिस आउट में लिखा है कुछ प्रकार के बिल्स केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकती हैं। एग्जाम्पल है मनी बिल, यह फाइनेंशियल मैटर्स से जुड़ा होता है जैसे टैक्सेशन, गवर्नमेंट बोरिंग यानी सरकारी उधार, ये सभी चीज़ें। मनी बिल एक ड्राफ्ट लॉ है जिसे केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन इसे इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी होती है। थर्ड टॉपिक है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, यानी एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। इसमें लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। इनके कार्य इस प्रकार हैं। ये मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं लॉ यानी कानूनों को लागू और उन्हें चलन में लाने के लिए और गवर्नमेंट के इफ़ेक्टिव रनिंग की देखरेख करने के लिए कि गवर्नमेंट सही से काम कर रही है या नहीं। ये रोज़मर्रा के गवर्नमेंट फंक्शंस पर डिस्कशन लेते हैं। ये डिसीजन संविधान और नियम में दिए गए प्रिंसिपल के आधार पर होते हैं। ये लोकसभा के प्रति आंसरेबल होते हैं, यानी इन्हें लोकसभा को जवाब देना होता है। इसके लिए एक मैकेनिज्म है क्वेश्चन हावर, इसमें मिनिस्टर को अपने एक्शंस और डिस्कशन जस्टिफाई करने पड़ते हैं, साबित करने होते हैं। टेक्स्ट इसमें लिखा है कि आगे कि लोकसभा में क्वेश्चन आवर एक सेलेक्ट पीरियड होता है, आमतौर पर पार्लियामेंट सेशन का पहला घंटा। इसमें एमपीस मिनिस्टर से गवर्नमेंट पॉलिसीज यानी नीतियों और उनकी गतिविधियों के बारे में क्वेश्चन पूछ सकती हैं। यह पार्लियामेंट की एक प्रोसेस है जो एग्जीक्यूटिव को
जवाबदेही बनाती है, मतलब एग्जीक्यूटिव को अपने सारे एक्शन और डिस्कशन जस्टिफाई करने होते हैं। स्पेशल कमेटी भी मीटिंग करती है। इनमें मिनिस्टर को अपनी पॉलिसी समझानी पड़ती है और सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। इन कमिटीज़ में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के एमपी भी शामिल हो सकती हैं। आगे लिखा है कि पार्लियामेंट हमेशा फॉर्मल और सीरियस नहीं रहती, यानी हमेशा औपचारिक और गंभीर नहीं रहती। कभी कभी वहाँ का एटमॉस्फेयर पोइट्रिक और ह्यूमरस यानी हास्य मजाक में हल्का फुल्का हो जाता है। एग्जाम्पल 1, वर्ड्स इन द पार्लियामेंट। जब 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट 2025 से 2026 पेश किया गया, तब श्रीमती निर्मला सीतारमण ने तिरुक्कला के एक श्लोक में एक कविता सुनाया। तिरुक्कुरल एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है तमिल भाषा में, जो नीति और नैतिकता पर लिखा गया है। उन्होंने श्लोक कुछ ऐसे था: वनोकी वलुवम युलेक्लम मनावन कोलानोकी वलनकुरी। एक श्लोक था जिसका मीनिंग था, जस्ट एज लिविंग बीइंग लिविंग एक्सपेक्टिंग रेन, सिटीजन लिव्स एक्सपेक्टिंग गुड गवर्नेंस। जैसे सभी जीव जंतु बारिश की उम्मीद में जीते हैं, वैसे ही नागरिक अच्छे सरकार की उम्मीद में जीते हैं। यह सुनकर सरकार की सीटों से जोरदार मेज पर थपथपाई हुई, तालियां बजने लगी। सेकंड एग्जाम्पल है ह्यूमर इन द पार्लियामेंट कि 2011 में लोकसभा की एक स्पिरिटेड डिबेट के दौरान संसद सदस्य सुषमा स्वराज ने सरकार की आलोचना करने के लिए एक पंक्ति सुनाई। उन्होंने कहा, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बाता की कफीला क्यों लूटा, हमें रजानों से गिला नहीं, तेरी रहबरी के सवाल है। मतलब डोंट चेंज द टॉपिक, जस्ट से वाई द caravan was looted, we have no complaint with the robbers, but this is question on your leadership। जवाब में उस समय के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शांत होकर एक और पोइट्री लाइन दी, एक और कविता सुनाई। माँ की तेरी देद के काबिल नहीं हूँ, माना की तेरी डीड के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरे शौक देख, मेरा इंतजार देख। मीनिंग है इसका इंग्लिश में, आई एडमिट दैट आई एम नॉट वर्थ ऑफ योर साइट। मैं मानता हूँ कि मैं आपकी नज़रों में उतना अहमियत नहीं रखता, बट यू शुड लुक एट माई जील एंड माई प्रिजर्वेंस, यानी लेकिन आपको मेरे उत्साह और मेरी लगन को देखना चाहिए। आगे फिगर 6.9, इसमें यह एक रिपोर्ट का अंश है जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने तैयार किया था। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऑफिसर और कमेटी के बीच हुई मीटिंग की बातें लिखी हैं। राइट साइड में रिपोर्ट कंटेंट दिया गया है। को लोकेशन ऑफ आयुष फैसिलिटी एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मतलब PHC, CHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आयुष फैसिलिटीज़ को साथ में जोड़ना। इसमें लिखा है रिकमेंडेशन में कि कमेटी ने नोटिस किया कि कुछ स्टेट्स और यूटीज में अब तक आयुष का अलग डिपार्टमेंट नहीं खोला गया है, आयुष हेल्थ डिपार्टमेंट। कमेटी ने कहा कि आयुष सिस्टम को बूस्ट करना है, मजबूत करना है और हेल्थ केयर में बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए मिनिस्टर ऑफ आयुष को स्टेट और यूटीज को राजी करना चाहिए कि वे आयुष का अलग डिपार्टमेंट बनाएं। इससे आयुष सेक्टर और स्कीम का डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन तेज़ी से होगा। सरकार की कार्यवाही, एक्शन टेकन। पब्लिक हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए आयुष का अलग डिपार्टमेंट बनाना हर स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कई बार स्टेट्स यूटी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि वे अलग डायरेक्टरीज बनाएं। साथ ही स्टेट यूटीएस में मेन पावर को SPMU यानी स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और DPMU यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में डिप्लॉय किया गया, ताकि नेम स्कीम यानी नेशनल आयुष मिशन का डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो सके। अभी तक 24 स्टेट्स यूटीज में अलग आयुष
डायरेक्टरेट बन चुकी हैं। आगे लेट्स एक्सप्लोर में लिखा है, यहाँ पर दिया गया है एक रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऑफिस के बीच हुई मीटिंग से। ऊपर दिए गए स्क्रीनशॉट को ऑब्जर्व और फिर स्मॉल ग्रुप्स में डिस्कस करो। मतलब यहाँ पे एक ये एक्टिविटी दी गई है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। इसमें लिखा है पार्लियामेंट सरकार के एक्सपेंडिचर यानी खर्चों को मंजूरी और निगरानी करती है। पार्लियामेंट सरकार के खर्चों और मंजूरी और निगरानी करती है। यह काम एनुअल बजट के जरिए होता है, जिसमें देखा जाता है कि अलग अलग मिनिस्टर्स को फंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रही हैं। क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द पार्लियामेंट कीप एन आई ऑन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? सोचिए पार्लियामेंट सरकार के खर्चों पर नज़र क्यों रखती है? हिंट है कि सरकार को पैसा खर्च करती है, वह किसका पैसा है? यह जवाब इसमें आएगा जो सरकार पैसा खर्च करती है वह जनता का पैसा है, टैक्स के रूप में। सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह पार्लियामेंट को समय पर और सही जानकारी दे कि पैसा कैसे खर्च किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट को। आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।